जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर के साथ जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपीएससी 2026-2027 की एग्जामिनेशन के। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अगस्त 17 से अगस्त 2025 तक उन इवेंट्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन के लेकर काफी महत्वपूर्ण होने वाले और जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। इनमें हम न्यूज को देखेंगे, उस न्यूज का एनालिसिस करेंगे, साथ ही किस तरह का क्वेश्चन वहां से बन सकता है उसको देखेंगे। जो लोग इस सेशन पर पहली बार है, इस वीडियो को अंत तक देखें और ये देखें कि किस तरह से कम समय में क्वालिटी कंटेंट जो उसे प्रिपेयर किया जा सकता है और किस तरह से आपका एग्जामिनेशन बोर्ड करंट अफेयर जो है वो पिक करता है ट्रेंडिंग न्यूज से। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का साधन है। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं और आज की बात करते हैं आज के इस वीक के पहले और महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में। सो ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पेस डे, अच्छा नेशनल स्पेस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सो ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पेस डे, भारत का जो अंतरिक्ष स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उन्होंने आने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी के आधारित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसका डेमो जो है मॉड्यूल, वो मॉड्यूल देश के सामने रखा। सो ये वो मॉड्यूल है जिसमें जिस तरह से अभी मिस्टर शशांक मिश्रा जो है वो यूएस के साथ में मिनिक फॉरेक्स के साथ कहां गए थे, स्पेस में गए और वहां जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जाके रुके थे। और उसी के तर्ज पर भारत अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, नाम रख रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब इसको प्ले किया, इसको क्या किया गया, मॉड्यूल को लोगों के सामने रखा गया। बड़ी न्यूज है, सवाल बनने की संभावना है यहां से। तो न्यूज कहती है दैट इंडिया प्लान्स टू लॉन्च द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इट्स होम बिल्ट स्पेस स्टेशन बाय 2028, मार्किंग इट्स एंट्री इनटू द ग्रुप ऑफ हैंडफुल ऑफ नेशन दैट ऑपरेट्स ऑर्बिटल लेबोरेटरीज। बहुत कम देश जिसमें चाइना, फ्रांस या यूएस के साथ में भारत वैसा देशों में शामिल होगा जिसके पास खुद का स्पेस लेबोरेटरी होगा। अब इतनी महत्वपूर्ण न्यूज है तो सवाल बनने की संभावना है। तो एक सवाल यहां से हमने निकाला है, क्वेश्चन को पढ़ते आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ। इंग्लिश में देखें तो विथ रेफरेंस टू द स्पेस स्टेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। India plans to launch the first module of the Bharatiya Antariksh Station BAS by 2028. The International Space Station is operated by 5 space agencies including India's ISRO. Tiangong Space Station is operated independently by Japan. How many of above statement above are correct? Only one, only two, all three or none. हिंदी में इस आंसर को देखा जाए, भारत की योजना 2028 तक भारतीय स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन भारत, इसरो सहित 5 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा किया जाता है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन जापान का स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। अगर आपने न्यूज कवर की है तो इस क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए, और अगर आपने कवर की और ये क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि जिस तरह से आप न्यूज को कवर कर रहे हैं कहां वहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहे। हमने न्यूज पढ़ी है पर हम उतना कंटेंट नहीं पढ़ पाए, उतनी डेप्थ नहीं ले पाए जितनी डेप्थ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आवश्यक है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं उन लोगों के लिए जो आंसर नहीं कर पा रहे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तब तक एक बात देखें। So ISRO unveiled model of Bharatiya Antariksh Station module during the 2-day national space celebration that begins here. India planned to launch first module of BAS, its own home-built space station, by 2028, marking its entry into the group of handful nation operates that. इस आधार पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। सेकेंड, दे आर द 2 ऑर्बिटल लेबोरेटरीज, जिसमें से एक तो आपका क्या है, इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो 5 देशों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें नासा यूएस का है, देन रॉसकॉमनस दैट इज ऑफ रशिया, जाक्सा जापान, ईएसए यूरोप और सीएसए कनाडा। ये 5 लोगों मिलकर क्या करते हैं, स्पेस स्टेशन चलाते हैं। तो इसमें भारत का नाम देना, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगला है तियांगोंग, जो एक स्पेस स्टेशन है, वो चाइना का इंडिपेंडेंटली रन क्या है, स्पेस स्टेशन है। तो उस आधार पर तीसरा स्टेटमेंट जो ये कहता है कि भाई ये जापान द्वारा चलाया जाता है, वो भी क्या होता है, वो भी गलत हो जाता है।
तो दो स्टेटमेंट गलत है, एक अकेला स्टेटमेंट सही है। इस आधार पर आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन क्या बन जाएगा, वो इस आंसर जो है वो क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि एक अकेला सही। अच्छा, इससे संबंधित और बेसिक जानकारी अगर देखी जाए तो समझिएगा, इंडिया प्लान्स टू हैव 5 मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन टू प्लेस बाय 2025 एज अ पार्ट ऑफ एम्बिशियस प्लान टू स्पेस सेक्टर। पहला मॉड्यूल जाएगा 2028 में, कंप्लीट 5 मॉड्यूल का ये पैकेज होगा भाई साहब, और कब पहुंचेगा 2035 में। The BS-01 module is expected to the weight of the 10 ton and will be placed in low Earth orbit of 450 kilometers above the Earth. The salient features of the BS include indigenously developed environmental control and life support system (ECLSS), भारतीय डॉकिंग सिस्टम, भारतीय बर्थिंग मैकेनिज्म, ऑटोमेटेड हैच सिस्टम, प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, view ports for the scientific imaging and crew recreation. So these are the basic features of the BAS module. BAS will also have provision refilling the propulsion and ECLSS fluids, radiation, thermal and micrometeoroid orbital debris and protection, space suits, airlock to the support extravehicular activity and plug and play, integrated avionics. सो दिस इज द बेसिक, क्योंकि वर्तमान में भारत ने अपना डॉकिंग मिशन भी कंप्लीट किया। हमने 2 स्पेस जो क्राफ्ट है उनको स्पेस में एक साथ मर्ज कर ये जो टेक्नोलॉजी हम लेकर आने वाले हैं, इसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो खुद को भी और विश्व को भी दे दिया। तो इस आधार पर इसका जो आंसर था वो क्या होता है, फर्स्ट। तो ये वो क्वेश्चन था जहां से सवाल बनने की संभावना है। अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगा, क्वालिटी सही लगी, तो कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों को तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही से हमें इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम लगातार हर रविवार आपके लिए काम करते रहे और कंटिन्यूअसली करते रहे। चलिए अगली न्यूज को देखते हैं। वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार बड़ी न्यूज में। ज्ञानेश कुमार का वो ट्रोलिंग का अंदाज, जिस ट्रोलिंग से इन्होंने राहुल गांधी को ट्रोल किया कि या तो आपको हलफनामा देना होगा, द वे ही पुट हिज पेन, या फिर आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। लगभग 7 दिन का समय शायद पूरा होने वाला है, नहीं हलफनामा दिया गया है, नहीं आपका जो कहते हैं ना कि कोई माफी मांगी गई है देश से, तो दोनों कंडीशन में है। इसलिए कई बार इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है अ डॉग विदाउट टेथ, जो बोल सकता है पर क्या नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली टर्म बाय द फ्यू पीपल्स जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या क्रिटिसिज्म देते हैं इलेक्शन कमीशन को, कि इलेक्शन कमीशन वो कुत्ता है जो भोंक सकता है पर काट नहीं सकता। तो अब देखते हैं कि वो राहुल गांधी को काट पाता है या नहीं काट पाता, क्योंकि राहुल गांधी तो इसी को लेकर एक मिशन पर बिहार पे निकल चुके हैं। चलिए उस न्यूज को हम अलग रखते हैं, मेनली इस न्यूज पर आते हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से इंडिया ब्लॉक या फिर कांग्रेस को ट्रोल किया, उसके बाद इंडिया ब्लॉक इनको हटाने के लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत करने वाला है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके रिमूवल के जो प्रोविजंस है वो भी कहां पर मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। तो पॉलिटी का ये पार्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट अगर न्यूज में आएगा तो ये करंट इवेंट के कारण आएगा। तो अगर इसके आधार पर देखा जाए तो एक सवाल आप लोगों के सामने, जिन लोगों का पॉलिटी हो चुका है वो इसे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सो द क्वेश्चन इज हियर, with reference to the chief election commissioner, consider the following statement. The CEC, Chief Election Commission, is appointed by President of India upon the recommendation of 3-member selection committee. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 संसदीय सदस्य समिति के सिफारिश पर की जाती है। Second, the appointment are made for a tenure of 6 years until the age of 60 years, whichever comes first. नियुक्ति 6 वर्ष के कार्यकाल या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए उसके लिए की जाती। तीसरा, the CEC enjoys the same service and monetary benefit that are extended to Justice of High Court. मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान सेवाएं और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। The CEC can be removed only on the ground of proven misbehavior, incapacity. मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। So they are the 4 point, और सवाल आपसे है how many of the statement given above are correct. ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, केवल 1, केवल 2 और केवल 3 या
चारों, ठीक है। तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या और 4। आपका पॉलिटी हो चुका है। तो जिन जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ लिया इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। जो लोग पहली बार इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है इस आधार पर हम दे देते हैं अब तक इसके प्रोविजंस के साथ में। So the chief election commissioner are appointed by President of India upon the recommendation of a 3-member selection committee जो इंक्लूड करती है प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड 1 मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो हेंस द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट यहीं से करेक्ट है भाई साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। किनकी रिकमेंडेशन पे? 3 सदस्यीय समिति। कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और एक व्यक्ति जिसे कैबिनेट के थ्रू प्रधानमंत्री जो अपने साथ लेकर आए हैं। तो 2:1 का मेजोरिटी ऑलरेडी है तो सीधा ही कह देना चाहिए कि सरकार करती है। तो चलिए, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड, द अपॉइंटमेंट आर मेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर कम फर्स्ट। इस आधार पर CAC enjoy, अच्छा इसी के साथ द CHA enjoy the same monetary benefit extended to Justice of Supreme Court of India। अब समझिएगा, पॉइंट में आपको एक थोड़ा सा ट्रिक खेला गया। 6 साल से ही लिखा गया पर एज में 5 साल कम कर दिए, 60 साल कर दी। तो वहां से वो वाला स्टेटमेंट जो है आधा सही है, तो आधा सही की तो गुंजाइश थी नहीं, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और प्रिविलेज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट का जज मेंशन कर रखा, तो वो वाला स्टेटमेंट भी क्या है, वो भी। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही बनता है? पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड थर्ड इनकरेक्ट है। अच्छा, आर्टिकल 324 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है CEC कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन लाइक मैनर एंड लाइक द ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है और जिस कारण से हटाया जाता है उसी कारण के आधार पर किसे भी हटाया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इसके आधार पर सेक्शन 11 क्लॉज 2 ऑफ 2023 एक्ट जो है उस पर वो बनाया गया, जिसमें कहा गया एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर शेल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सपेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो और बाकी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो है उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे ही क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो समझिएगा, with the view of shielding the ECI political pressure and the bar to removing EC purposely set by a very high. So going by Article 124 Clause 4 of the Constitution which contain the process for removing a Supreme Court judge, वो कहता है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से हटाया जाता है? प्रूवन मिसबिहेवियर पर। कौन कहता है? आर्टिकल 124 क्लॉज 4। और वहीं से हम निकाल के लेके आएंगे। तो इस वाले ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो समझिएगा, फर्स्ट करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है, इसलिए ओनली 2 आर करेक्ट। और ओनली 2 वाला ऑप्शन आपको शायद बी में दे रखा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन, हाउ यू थिंक विद द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि यही से हम लोगों को लगता है कि नहीं, एक तो आप देख चुके हैं, पहला हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और दूसरा इस बात को कि नहीं हम थोड़ा सा कुछ तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं, और वो न्यूज है अटलांटिक से आई है दैट रिसेंटली वी सॉ मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक सी ice has surprisingly slowed down। अभी वर्तमान में ये देखा गया है कि आर्कटिक रीजन में जो आइस मेल्टिंग है उसका जो दर है उसमें एक सरप्राइजिंगली एक रेशो में कमी हम लोगों को देखने को मिली, जो शायद एक खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर फॉलो कर रहे हैं शायद ये उस कारण से हो सकता है। और कुछ लोगों का मानना, कुछ क्यूरियस तो है कि ये उसके कारण नहीं, किसी और चीजों के कारण हो सकता है। सो अभी वर्तमान में ये न्यूज आई है, तो यहां से सवाल बनने की संभावना। इस न्यूज में एक और पॉइंट लिखा गया है कि द स्लो डाउन इन आर्कटिक सी मेल्टिंग हैज सरप्राइज साइंटिस्ट कंसीडरिंग द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड बर्निंग ऑकर्स इन अपकमिंग ईयर्स। तो ये न्यूज शायद आप लोगों ने भी अपने करंट अफेयर डेटा में शायद कवर की हो, पर अगर आपने कवर की है तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसी सेगमेंट से, क्या होता है ना, एक कड़ी होती है जो आपने वो स्पाई फिल्मों में, ऐसी कुछ फिल्में जो थोड़ी सी जिसमें कुछ सर्च या रिसर्च की जाती है उनमें देखा होगा कि वो कड़ियां जोड़ते हैं कि यार ए बंदा जो है वो ए बंदे के साथ में क्या है, उसने कुछ किया था तो बी के साथ उसकी कड़ी जोड़ते, धागा बांधते। और वो धागा बांधने का काम आपका यूपीएससी भी करता है। एक चीज, कोई एक
पर्टिकुलर पॉइंट किसी न्यूज में है तो वहां से निकालकर वो एक धागा लेकर आता है कि यार ये कहां कहां घूमता है, किस किस से इसके तार जुड़ते हैं, तो वो जो तार जुड़ने वाली कहानी आपका यूपीएससी करता है और एक क्वेश्चन आपके लिए देता है। Which of the following climate variation can bring on anomalously cool water in the Arctic region, lead to the less loss of sea ice and expansion in some areas? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन आर्कटिक क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडा जल ला सकता है और कुछ क्षेत्रों में समुद्री बर्फ के कम नुकसान या विस्तार का कारण बन सकता है? पहला, Atlantic multi-decadal variability and Pacific decadal oscillation. अटलांटिक बहुदशकीय परिवर्तनशीलता और प्रशांत दशकीय दोलन, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन और टू। तो भाई साहब, अगर आपका ज्योग्राफी हो चुका है तो ये सवाल आपके चरणों में, तो आप निकालिए यहां से आंसर। और जो लोग पहली बार इस क्वेश्चन को देखे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझे, उनको थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ा देते। तो सुनिए, it has been established that human activity, primarily the burning of fossil fuels that emit heat, trapping greenhouse gases, have led to rise of global temperature. In the Arctic, the warming lead to the melting of sea ice. जिस तरह से ये लॉन्ग प्रूवन फैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है कि आप जो फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, गाड़ी आपकी थार में ब्लैक शीशे लेकर, वो ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, उसी से बर्फ पिघल रही है, उसी से जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। तो जल स्तर बढ़ रहा है, उसी से ये क्लाइमेट कंडीशंस जैसे क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन जो है वो भी आ रही। अब एंथ्रोपोजेनिकली ग्लोबल वार्मिंग however does not do away with the natural variation of earth climate system. जो हम एंथ्रोपोजेनिकली हम खुद से जो करते हैं, वो अर्थ के खुद के जो सिस्टम नेचुरल बिहेवियर उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। So one such variation is El Nino, that southern escalation, which refers to the fluctuation in sea surface temperature in the equatorial Pacific Ocean that occurs every 2 to 7 years. ENSO influences, alters and interference with the global atmospheric circulation, which turn into influence the weather worldwide. ये बात समझिएगा, जो अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन है वो क्या करता है, वो इक्वेटर से लेके पूरे के पूरे अर्थ पर आपके क्लाइमेट मैनिपुलेशन कर देता है अपने, क्योंकि फ्लो के कारण, अपने बहाव के कारण, और उसका इंपैक्ट हमको ग्लोबल एटमॉस्फेयर पर देखने को मिलता है, और उससे कौन भी अछूता नहीं है, उनसे आपका आर्कटिक जो है वो भी अछूता नहीं। सो फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी वी शुड थिंकिंग ऑफ द क्लाइमेट वेरिएशन a longer time scale such as Pacific decadal oscillation, which is similar to ENSO but on a longer time scale, and Atlantic multi-decadal variability of fluctuate in North Atlantic. ये दोनों चीजें क्या है, महत्वपूर्ण है, और यहाँ से इस चीजों में लॉस जो है वो कम कर देता है। इसलिए सी मीन्स बोथ ऑप्शन आर करेक्ट वाली कैटेगरी बनती। किस तरह से कि जिस तरह से एक दो पॉइंट निकलते हैं, जिस तरह से अल नीनो वो करता है वो कम समय में 2 से 7 साल में होता है, वैसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिकेडल ग्रोथ में अगर देखे जाए तो कुछ सिस्टम है जैसे पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन और दूसरा आपका अटलांटिक मल्टी डिकेडल वेरिएबिलिटी, ये दोनों वो क्लॉज बनता है जो ये काम कर सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि आपके जो एफर्ट्स है, थोड़ी सी ईवी, चंद मुट्ठी भर ईवी यूज कर लेने से आपने अटलांटिक पर बर्फ पिघलाना कम कर दी, तो वैसा नहीं है सरकार। ये कैसा है, तो ये उनके कुछ एटमॉस्फेरिक डिकेडल इश्यूज है, उनके साथ ये हो रहा है, तो एंथ्रोपोजेनिकली रीजन इसमें कारगर नहीं। सो ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 दोनों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। यहां तक अगर किसी के मन में कोई संशय या शंका हो तो आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्ते में लगने वाले भाई बेटा, जो भी आप मानने चाहते हैं, बांग्लादेश की। बांग्लादेश अभी बड़े अपहवल से गुजरा है, वहां पर स्थापित सरकार उन्होंने गिरा दी है इस आधार के साथ कि वक्त है बदलाव का, और शायद बदलाव ज्यादा ही हो गया है बांग्लादेश में कि वो जिस ग्रोथ के पाथ पर था वहां से गिरकर काफी नीचे आ चुका है। वर्तमान से तब से लेकर भारत और बांग्लादेश के संबंध बड़े ज्यादा अच्छे हैं नहीं, परंतु भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको ये नोड मिल गया है कि वो ढाका के साथ बॉर्डर टॉक्स जो है वो कर सकता है। तो इसको लेकर द फर्स्ट टॉक जो है वो इंडियन डेलीगेशन विजिट करेगा शेख हसीना गवर्नमेंट के बाद में, और दोनों की सीमा संबंधित जितनी भी कंसर्न्स है उन्हें खत्म करने की जो कोशिश है वो कोशिश की जाएगी। अब यहां से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो तराशी जाती है, और एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
Which of the following paramilitary force has been allowed to attain the biannual border talks with Bangladesh in Dhaka? निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल को ढाका में बांग्लादेश के साथ द्विवार्षिक सीमा वार्ता में भाग लेने की अनुमति दी गई? जैसा अभी हमने आपको बताया, ठीक है, कुछ देर पहले। तो कमेंट बॉक्स में आप ही डालिए या हम ऑप्शन पढ़ देते हैं आपके लिए एक बार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड आसाम राइफल। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और आसाम राइफल। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इससे संबंधित चीजें जो हम पहले ही कह चुके हैं आपको, तो ये एक्सप्लेनेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं बन जाता पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर। आपके ऑप्शंस डालिएगा, इसमें आलस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज को देखते हैं। और न्यूज है आपके लिए रशिया और यूक्रेन। अच्छा, वर्तमान में आपके डोनाल्ड ट्रंप और रशिया प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन जो है वो अलास्का में मिले। उसके बाद ट्रंप जो है वो यूक्रेन और बाकी लोगों के साथ मिले। इन सब का मुद्दा है कि जैसे जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे शांति से दिया जाए। पर झगड़ा है क्रीमियन पेनिनसुला को लेकर, क्रीमिया को लेकर। क्रीमिया जो लगभग 1990 से रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग का एक कारण बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, उसके बाद अलग हुआ और क्रीमिया का रीजन जो है वो यूक्रेन के हिस्से आ गया। और रशिया शुरुआत से क्रीमिया पर अपना कंट्रोल जो है वो चाहता। अब यहां से सवाल बनने की संभावनाएं हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा आसान है। विद द रेफरेंस टू द क्रीमियन पेनिनसुला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रीमिया प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज बॉर्डर्ड बाय द सी ऑफ मार्मरा एंड एगियन सी। इसकी सीमा मार्मरा सागर और एजियन सागर से लगती है। इन द 13th century इट बिकेम पार्ट ऑफ मंगोल गोल्डन हॉर्ड। 13वीं शताब्दी में मंगोल गोल्डन हॉर्ड का क्या हिस्सा बन गया। इट इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल लैंड एंड स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स। यह अपनी उपजाऊ भूमि और रणनीतिक बंदरगाहों के लिए जाना जाता है। How many of above statement given are correct? Only one, only two, all three, none. केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। तो अगर आपको ये आइडिया है, आपने न्यूज कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी में मैपिंग पे, तो इसको आंसर कीजिए, और नहीं तो हम इसके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सो ये बेसिकली पहला वाला पार्ट तो जब प्रॉक्स आ रही है उसी पे। So Crimea constituted peninsular region southern Ukraine has long changed hand between empires since 1990s. The Crimean Peninsula bordered by the Black Sea and the Sea of Azov and has long been converted into the fertile land strategic port, so once known as Tauridia under the ancient Greek and later come under the Roman rule. Genoese traders and briefly in the Kievan runs, that is the medieval state. So statement 1 is not correct and statement 3 is correct. तो statement पहला तो सही नहीं है, पर तीसरा स्टेटमेंट यहां से क्या बनता है, करेक्ट बनता है। अगर 13th सेंचुरी में देखा जाए तो मंगोल गोल्डन हॉर्ड का जो पार्ट था, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट बनता है। तो 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो बी ऑप्शन जो है इसके लिए क्या बन जाएगा, आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है। तो ये मैपिंग का क्वेश्चन, क्योंकि वो न्यूज में है इसलिए वहां से सवाल आते हैं। तो जो चीज ट्रेंडिंग है, जो चीज न्यूज है, वहां से सवाल। जैसे अभी ज्योतिबा फुले जो है, उनका महात्मा फुले जिन्हें हम कहते हैं, उनकी 200th एनिवर्सरी आने वाली, और उससे संबंधित यूपीएससी ने भी क्वेश्चन मेंस में डाल दिया। तो ये चीज हमेशा चलती आई है। तो आपको ऐसे इवेंट्स जहां से 100, 200 हो रहा है, कोई इवेंट जगह न्यूज में, तो वहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल हर परीक्षा में होती है, और यूपीएससी में तो होती ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं। एंड द न्यू इज एज यूए बकल्स अंडर यूएस प्रेशर ऑन क्लाइमेट ट्रेड रेगुलेशन, इंडिया इज टू प्रेस सिमिलर रिलीफ ऑन अपकमिंग टॉक्स। इंडिया, यूएस, रशिया, ये अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बातचीत जो है चल रही है, क्योंकि रशिया, यूएस जो है वो बाहर हो चुका है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो था कॉप से, और उसके बाद में थोड़ा सा बर्डन, एक प्रेशर जो है ईयू पे बना हुआ है, और हम दोनों आपस में टैक्स, जो ईयू कार्बन टैक्स होता है, उसको लेकर भी चर्चा। अब ये न्यूज है तो यहां से एक सवाल जो है वो भी निकल कर आया। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM वाज रिसेंटली इन न्यूज। इट इज लीड बाय कार्बन सीमा समायोजन तंत्र हाल ही में चर्चा में रहा। इसका नेतृत्व कर रहे हैं रूस, यूरोपियन संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र, रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूएस एंड यूनाइटेड नेशन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए अगर इस आइडिया इसके बारे में आपको है, और अगर नहीं है तो आपको अपनी पढ़ाई को रिविजिट करने की आवश्यकता है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप इन चीजों को ढूंढ पा रहे हैं, इस चीजों को कवर कर पा रहे हैं। अगर हाँ, देन थिंग इज ओके,
और अगर नहीं तो शायद एक रिविजिट आपको करने की आवश्यकता है, रिथिंक, वापस पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम क्या करें, सही दिशा में आगे बढ़ें। सवाल यहां से पूछा जा सके। अच्छा, इसकी आंसर के दवालने की कोशिश करते हैं। कौन इसे क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। नेगोशिएशन और एंटायर अमाउंट ऑफ द रिलेटेड मैकेनिज्म अमंग द मोस्ट चैलेंजिंग एरियाज इन इंडिया यूए ट्रेड डील इज इंडिया इज कंसर्न। ये कोई ट्रेड मेजर नहीं है, ये क्या है, एक एक्सेलरेशन है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसे कौन लीड कर रहा है, तो इट द पर्टिकुलर पार्ट या द एग्रीमेंट वाज यू लीड बाय द यूरोपियन यूनियन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगली न्यूज, दैट इज इंडिया रीस्टार्ट ट्रेड टॉक्स विद द रशिया एंड EAEA, रशिया लीड यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन ऑन टू किक स्टार्ट द ट्रम्प्स टैरिफ। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प हमको धमका रहा, हमने सोचा कि काम करो, तुम नहीं खरीदोगे हमसे तो हम तुम किसी और को बेच देंगे। और वर्तमान में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी खुला दो टूक कह दिया भाई साहब कि तुम्हें खरीदना हो खरीदो, वरना हम हमारे ऊपर तो तुम्हारा प्रेशर तो नहीं ले ले, हमने एक रेड लाइन तय कर रखी है, उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे हमारे ट्रेड टॉक्स के बीच में। यहां से एक सवाल जो है वो बनता है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। निम्नलिखित में से कौन से देश यूरेशियन आर्थिक संघ के सदस्य हैं? आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन से देश इसमें शामिल है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर इसमें देखा जाए तो इसके मेंबर्स कौन कौन है, इट वाज टोल्ड इन अर्ली पर्टिकुलर पार्ट कंप्राइजेस द आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, जो अपार्ट फ्रॉम रशिया। तो यूक्रेन वॉर के बाद में ये जो लोग हैं ये इसमें शामिल है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है 1, 2 एंड 4, आर्मेनिया, कजाकिस्तान एंड बेलारूस। तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं शामिल है, यूक्रेन इसमें शामिल नहीं। तो इस संगठन से सवाल बनने की संभावना हमें लगी, हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है ये ड्राफ्ट आप लोगों तक पहुंचाया। सवाल अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज दिल्ली में जो मुंबई में जो बारिश हो रही है उसको लेकर। हैवी रेन पैरालाइज इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। बहुत ज्यादा हैवी रेन इस समय देखी जा रही है मुंबई में, जिसको लेकर कई सारे मीम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो उस हैवी रेन से संबंधित एक सवाल आपके लिए। विद रेफरेंस टू द मानसून थ्रू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मानसून गर्त से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। It is an engulfed high pressure area that extends from the heat low over Afghanistan to the Albania Sea. यह एक लंबा उच्च दाब क्षेत्र है जो अफगानिस्तान के ऊपर स्थित निम्न दाब क्षेत्र से अरब सागर तक फैला हुआ है। Its northward movement results into heavy rain in central India and the Deccan. इसके उत्तर की ओर बढ़ने के परिणाम स्वरूप मध्य भारत और दक्कन में भारी वर्षा होती है। Which of the statement are correct? Only one, only two, both one and two, and no, neither one or two. केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न ही एक न ही दो। कौन सा करेक्ट है भाई साहब, आप लिखिए अपने उत्तर। शायद मानसून तो आपका कवर्ड है, ज्योग्राफी अगर आपने कंप्लीट कर लिया, और अगर नहीं तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बेसिक। टेरिटोरियल रेनफॉल कंटिन्यू टू वाइप मुंबई एंड इट्स नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट इन फोर्थ कंसेक्यूटिव डे, जो न्यूज में। Attributed to the downpour to a combination of several weather systems that bring rain to the city. क्या क्या है? A monsoon through an engulfed low pressure area that extends from heat low over Pakistan to the Bay of Bengal. Hence, statement 1 is not correct. तो पहला स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं निकलता। दूसरा बात करते हैं, इट इज अ सेमी परमानेंट फेलियर, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान बोल रखा है, पाकिस्तान से बे ऑफ बंगाल तक जाता है। It is semi-permanent feature of monsoon circulation. When it shifts northward, it causes heavy rain in Himalayan foothills and northeast India, which central India may have less rain. When it shifts southward, it brings torrential rain to the central India and Deccan, causing extensive floodings. Hence, statement 2 is not correct. तो दूसरा statement भी correct नहीं है. So D is correct. Neither 1 correct, neither nor 2 1 is correct. So both the statement are not correct. तो यहां से एक सवाल था, अगर शायद आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ परिवर्तन हम आपके लिए करने की क्षमता रखते होंगे तो बिल्कुल करेंगे। चलिए आगे अगली न्यूज को कवर करते हैं। अगली न्यूज आपका अडानी कमीशंस इंडिया फर्स्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट्स है। हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित न्यूज पहले भी पिछले हफ्ते भी हमने कवर की थी, जहां हमने ट्रेन के बारे में देखा था, जो ट्रेन चलने वाली है उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा की।
अब एक नया भारत का पहला क्या सेटअप हुआ है, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो सेटअप हुआ है, जिसे अडानी न्यू इंडस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा सेट किया गया है, जो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का एक फ्लैगशिप फर्म है। तो यहां से सवाल बनने की संभावना हमको लगी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Recently, India's first Make in India green hydrogen plant in port sector has been commissioned 8। हाल ही में बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां चालू किया गया? हुबली पोर्ट, कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोच्चि पोर्ट। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट में डालिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, एंड दैट इज दी कांडला पोर्ट, जो कहां सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So the plant is first module of larger 10 megawatt green hydrogen project जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, ठीक है, और इसकी शुरुआत कांडला पोर्ट पर अडानी ग्रीन्स द्वारा की गई। इसका एक क्वेश्चन हमने उसमें भी कवर किया था, डेली करंट अफेयर्स वाला जो सेशन कल्पाक्ष का चल रहा है उसके अंदर। चलिए एक और न्यूज इसी से संबंधित, अडानी से ही संबंधित है बेसिकली। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टेट का 3000 बीघा जो जमीन ट्राइबल एरिया का था, वो जब प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के लिए दिया गया, तो उस पे हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। और वहां से सवाल, एक क्वेश्चन जो है वो बनता है, द 6th शेड्यूल अप्लाइज टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ, छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य पर लागू होती है। आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कही? अच्छा, इसलिए आया क्योंकि 6th शेड्यूल में कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन राइट जो है वो दिए गए इन स्टेट्स को, और उसमें से लैंड एरिया जो बेसिकली इकोनॉमिक सेंसिटिव एरियाज में आता है, वो जो प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया, तो हाईकोर्ट जो है वो नाराज हो गया और उससे वापस छीन। तो सवाल यहां से बनता है भैया, तो क्या आंसर? अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तो पॉलिटी का सवाल है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। तो 6th शेड्यूल ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बात करता है, जिसमें लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी उन एरिया को मिलती है। एडीसी जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, वो 30 मेंबर की एक होती है, जो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, जो वहां से संबंधित सारी जो डिसीजन है, माइनिंग से लेकर लोकल मैरिज, इनहेरिटेंस, सबको डील करते हैं। और ये अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर लागू होता है। इसलिए आंसर अगर देखा जाए कि क्या सही है, तो आपका क्वेश्चन के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 3 एंड 4। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर ये इंक्लूड नहीं होता। 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट, सो डी इज करेक्ट फॉर द 6th शेड्यूल। ये वो क्वेश्चंस थे इस पूरे सप्ताह से जहां से न्यूज बनी, और जो ये लगता है कि जहां से एग्जाम में भी सवाल बनने की संभावनाएं बनती। जबरदस्ती सारी चीजों को कवर करना आवश्यक संभव नहीं, हमें ट्रेंड को फॉलो करना होता। कई बार ये चीजें आपके न्यूज़पेपर में छुप जाती है पीछे उनके अपने कमर्शियल पर्पस के कारण, पर हम आप लोगों के लिए वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सो ये हमारी तरफ से आपको लोगों के लिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लोगों तक, दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।